वेलकम बैक। पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ले रहे हैं एक निश्चित पर्यावरण प्रदूषण और उस प्रदूषण की कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पर वायु प्रदूषण के रूप में। और इस क्लास के अंदर हम थ्योरी केम सीरीज 2.1 के अंदर हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। वर्गीकरण हम पहले ले चुके हैं, सामान्य प्रक्रिया परिभाषा हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। पहले प्रकार का महत्वपूर्ण प्रदूषण और सबसे अधिक घातक प्रभाव और प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित करता है वायु प्रदूषण, जो कि सजीवों पर तत्काल विपरीत प्रक्रिया या विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की या एयर पोल्यूशन की। वायु प्रदूषण वास्तव में क्या है? वायुमंडल के अंदर जो वायु का संगठन है, तो वायु का संदूषित होना, जिससे यह वायुमंडल की प्रकृति व संगठन में बदलाव उत्पन्न कर दे, जो सजीव व निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, उसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो वायुमंडलीय सामान्य पर्यावरणीय संगठन के अंदर होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जो कि सजीवों के लिए या किसी भी निर्जीव पदार्थ के लिए या किसी भी घटक के लिए, पर्यावरणीय घटक के लिए जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करे, उसी वायुमंडलीय या वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को ही हम वायु प्रदूषण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल प्रक्रिया हो जाएगी, वायुमंडल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो कि सजीव निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होता है, उसी को हम वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन के अंदर पहला प्रदूषक जो हम सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो है कणीय प्रदूषक या पार्टिकुलेंट पोल्यूटेंट कहा जाता है। तो कणीय प्रदूषक कौन से हैं? निलंबित अवस्था में उपस्थित कण, जैसे कि आंधी के अंदर जो रेत वायु के अंदर उड़ के आ जाती है, उसको हम निलंबित वायु या निलंबित कण कहते हैं। या फिर कॉलोइडीकृत द्रव जो है वायुमंडल के अंदर, धुंध कोहरा आदि। इसी तरीके से ठोस कण जैसे रेत के कण हैं, कार्बन के कण हैं, धातु के कण हैं, ये सभी प्रदूषक के या प्रदूषण के विभिन्न स्रोत हैं। तो कणीय प्रदूषकों के अंदर निलंबित या कॉलोइडीकृत द्रव, ठोस, रेत के कण, कार्बन के कण, धातु के कण, ये सभी इसके स्रोत हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जिसमें प्राकृतिक स्रोत, इन कणीय प्रदूषक कहाँ से आते हैं? तो उसमें से पहला है प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से पाते हैं। जैसे आंधी में वायु प्रदूषण होता है, तूफान में खूब सारी रेत वगैरह एक साथ आती है, या ज्वालामुखी से गंधक के ऑक्साइडों का या कार्बन के पार्टिकल्स का या अन्य पदार्थों का वायुमंडल के अंदर फैल जाना, ये प्राकृतिक स्रोत के रूप में वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। दूसरे हैं कृत्रिम या मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक स्रोत के रूप में, जैसे पेट्रोलियम के दहन से, आंतरिक दहन ईंधन के अंदर, या फैक्ट्रियों के अंदर जो ईंधन का उपयोग किया जा रहा है उसकी वजह से पेट्रोलियम के दहन से, या ताप बिजली घरों जिसके अंदर बिजली उत्पन्न की जाती है, वहाँ कोयला का उपयोग जलाने के लिए किया जाता है, उसकी उपस्थिति के कारण, निष्कर्षण भट्टियों व खनन से, निष्कर्षण भट्टियाँ जिसमें धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया की जाती है, उसमें प्रदूषक उत्पन्न होते हैं या कणीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, या खनन या खोदने की प्रक्रिया के अंदर भी, या पहाड़ों को तोड़ करके हटाने की प्रक्रिया के अंदर भी जो खूब सूक्ष्म कण हैं वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं, धुंध उत्पन्न करते हैं, वे भी इसमें प्रदूषक का काम करते हैं, जो कि मानव निर्मित प्रक्रिया से उत्पन्न हो रहे हैं। या कृषि उत्पादों के दहन की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे पराली के दहन से जो धुआं उत्पन्न होता है, या खेतों के अंदर एक फसल लेने के बाद में जो उसके सूक्ष्म कचरा पीछे बचता है उसको हम जलाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला प्रदूषण वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इसी तरीके से अकार्बनिक प्रदूषकों के अंदर धातु, उनके ऑक्साइड और धातु, कुछ अकार्बनिक यौगिक हैं या खनिज हैं या लवण हैं, वे भी प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रबल अम्लीय द्रवों के रूप में, जैसे नाइट्रिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, HNO3, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में वायुमंडल के अंदर फैले रहते हैं। या फिर सामान्य नमी की उपस्थिति के अंदर जो SO2 और NO2 या नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये जल से अभिक्रिया करके हवा के अंदर इस तरह के अम्लीय प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। या कार्बनिक कणीय प्रदूषकों के अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अंदर जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 उपस्थित है, 2, 3, 4, 5 कार्बन के असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। या एरोमेटिक यौगिकों के अंदर बेंजीन वलय युक्त यौगिक या संगनित वलय युक्त यौगिक हैं, जैसे नेफ्थलीन है,
या फिर 3 वलय, 4 वलय, 5 वलय, जिसमें इम्पोर्टेंट ये वलय भी आपको ध्यान रखनी है। चार वलय पायरिन विरिंग कहलाती है। तो इस तरीके से संघनित एरोमेटिक वलय हैं, ये भी पर्यावरण में वायु के अंदर फैल करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिनको कि हम कार्बनिक कणीय प्रदूषक के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है PAH। ध्यान रखना, PAH जैसे पहले एक सूक्ष्म नाम आया था PAN, उसकी तरीके से यहाँ पर है PAH। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब 2 या 2 से अधिक एरोमेटिक वलय के संघनित संरचना में उत्पन्न होने वाले उत्पादों को हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या PAH कहते हैं। P पॉलीसाइक्लिक, A का मतलब एरोमेटिक और H है हाइड्रोकार्बन के लिए। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन धूल के कणों के साथ अधिशोषित होकर, धूल के कण वायुमंडल में अगर हैं तो ये कण इसके ऊपर अधिशोषित, या ये PAH इसके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे और अधिशोषित होकर श्वसन की प्रक्रिया के अंदर फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और ये कार्सिनोजेनिक प्रकृति या कैंसर जन्य प्रकृति को उत्पन्न करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल जितने भी एरोमेटिक वलय युक्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन हैं या कोई भी एरोमेटिक यौगिक हैं, वे एरोमेटिक यौगिक हमेशा कार्सिनोजेनिक प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः हम बात करते हैं भोजन के अंदर भी जो परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें बेंजीन वलय के साथ में COONA सोडियम बेंजोएट है, इसमें भी एरोमेटिक वलय है और ये एरोमेटिक वलय भी शरीर के अंदर पहुंच करके कार्सिनोजेनिक या कैंसर जन्य प्रकृति उत्पन्न करती है। तो इम्पोर्टेंट एक सूक्ष्म नाम ध्यान रखना, PAN पहले आया था और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PAH की। तो PAH भी आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडलीय कणीय प्रदूषकों के अंदर कुछ अन्य अतिरिक्त नाम जो हैं, सूक्ष्म नेम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप ध्यान रखें। जिसमें से पहला है वायेबल्स, अर्थात ऐसे कणीय प्रदूषक जो सजीवों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं या जिनमें जीवन होता है, उसको हम जीवनक्षम या वायेबल्स पोल्यूटेंट कहते हैं या प्रदूषक कहते हैं। और दूसरे हैं जो कि जीवों से उत्पन्न नहीं होते या जिनमें जीवन नहीं होता है, जीवन युक्त और इसमें जीवन रहित। तो वायेबल्स और नॉन वायेबल्स पोल्यूटेंट्स में वर्गीकरण के अंदर ये ध्यान रखना है, सजीवों युक्त द्रव कणीय प्रदूषक हैं उनको वायेबल्स या जीवनक्षम कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, फफूंद और वायरस। वायरस भी अर्धमर्त अवस्था के अंदर संरचना है। तो ये बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, फफूंद, इनको जीवनक्षम कणीय प्रदूषक की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा इनमें के द्वारा मानव में अत्यधिक बीमारियां उत्पन्न होती है, जो बैक्टीरिया जनित, कवक, वायरस, शैवाल या फफूंद जनित बीमारियां उत्पन्न करने का काम करते हैं ये कणीय प्रदूषक। इसके अलावा अजीवनक्षम या नॉन वायेबल्स पोल्यूटेंट्स अगर बात करें तो सूक्ष्म कण जो कि वायुमंडल के अंदर फैले हुए हैं, ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। उसकी बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पहला मिस्ट, ध्यान रखना, मिस्ट या फुहार। वास्तव में मिस्ट या फुहार क्या है? कीटाणुनाशी या पीड़कनाशी के छिड़काव से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म कणों को हम फुहार कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे स्प्रे या सेंट जो स्प्रे किया जाता है तो उसके अंदर सूक्ष्म कणों के रूप में जो संरचना निकलती है, उन संरचनाओं को हम फुहार कहते हैं, जो कीटाणुनाशी के छिड़काव के समय या पीड़कनाशी के छिड़काव के समय उत्पन्न होती है। सामान्यतः खेतों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, या घरों के अंदर हम फ्लिंट वगैरह जो डालते हैं, या जो डेंट है या मच्छरों को मारने के लिए जो लिक्विड है स्प्रे किए जाते हैं, वो सभी फुहार कहलाते हैं, या फुहार के रूप में सूक्ष्म कण हैं जो कि वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा धूम्र किसको कहा जाता है? धुआं या धूम्र। दहन से उत्पन्न होने वाले कार्बन कणों को धूम्र या धुआं कहा जाता है। इसी तरीके से ये धूम्र या स्मोक है, और दूसरे फ्यूम्स। फ्यूम्स यहाँ पे धुआं के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तो दहन से उत्पन्न वाष्प कणों को, तो दहन से उत्पन्न कार्बन कणों को धूम्र या स्मोक कहते हैं, और दहन से उत्पन्न वाष्प के कणों को, जो कि जल वाष्प है या किसी भी अन्य प्रकार की वाष्प है या ठोस कण है, उनको धुआं के नाम से प्रदर्शित किया जाता
है। तो तीसरा है धूल कण या डस्ट। धूल कण या डस्ट अति सूक्ष्म जो डस्ट है, जो कूटने की प्रक्रिया के द्वारा या पीसने की प्रक्रिया के द्वारा, चूर्णीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या खनन की प्रक्रिया के द्वारा या किसी चद्दर को झटकने की प्रक्रिया के द्वारा जो सूक्ष्म कण निकलते हैं या प्रदूषक निकलते हैं, उन्हीं को धूल कण या डस्ट कहा जाता है। तो ये नॉन वायेबल्स हैं, फुहार, धूम्र, धुआं, धूल कण। और वायेबल्स के अंदर आता है बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, फफूंद और वायरस। तो इन दोनों की प्रकृति, ये दोनों ही वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कणीय प्रदूषकों का जो हानिकारक प्रभाव होता है वो क्या है, प्रदूषण के अंदर ये क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो उसमें से है कणीय प्रदूषक फेफड़ों में जमा होते हैं, श्वसन के द्वारा अगर लिए जाए तो फेफड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं। जैसे स्मोकिंग की प्रक्रिया के द्वारा फेफड़ों के अंदर धुआं, कार्बन कण या अन्य कई प्रकार के घटक, जिसमें हाइड्रोकार्बन जो कि कैंसर जन्य घटक हैं, वो भी फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं तथा कैंसर उत्पन्न करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा उत्पन्न करते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उत्पन्न करते हैं, जिसमें तीव्र खांसी आती है और गले में रुध जाता है, या जो श्वसन नली है वो फैल जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। या कोविड-19 भी वास्तव में कणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव के रूप में प्रभाव दे रहा है, जिसके अंदर कोविड-19 के अंदर जो वायरस है वो घातक प्रभाव उत्पन्न करता है। शीशा युक्त प्रदूषक जो कि दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, ये भी प्रदूषण के प्रभाव के रूप में या उसके हानिकारक प्रभाव के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। और शीशा युक्त प्रदूषक की उपस्थिति के अंदर दिमाग की संरचना इस तरीके से प्रभावित होती है कि व्यक्ति में सोचने और समझने की क्षमता कम या खत्म हो जाती है। कणीय प्रदूषकों का नियंत्रण कैसे किया जाए, तो नियंत्रण की प्रक्रिया के अंदर जमाव की वायुमंडल के अंदर जो कणीय प्रदूषक हैं, इनको यदि वायुमंडल में नमी की उपस्थिति में, या आपने देखा होगा बरसात के बाद में वायुमंडल किस तरीके से साफ सुथरा हो जाता है, तो इसी तरीके से कृत्रिम तरीके से भी हम वायुमंडल में फैले हुए इन कणों को यदि सेडिमेंट कर दें या उनको धो करके साफ कर दें, तब भी इनको नियंत्रित किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला है सेटलमेंट। जैसे तीव्र आंधी तूफान है, कुछ समय के बाद में ये धीरे धीरे पूरी रेत जमीन या नीचे बैठ जाती है, वायुमंडल साफ हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम जमाव या सेटलिंग कहते हैं। वो दावन प्रक्रिया द्वारा, जैसे वायुमंडल का शुद्धिकरण बरसात के समय होता है, वो दावन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। गुरुत्व जमाव कक्ष के द्वारा भी हम इसको कणीय प्रदूषकों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चक्रवातीय संग्राहक, साइक्लोन कलेक्टर या अपकेंद्रण की प्रक्रिया के द्वारा भी हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, कणीय प्रदूषकों को हटा सकते हैं। ऐसे गीले मार्जक, ये नाम ध्यान रखना, वेट स्क्रबर द्वारा, जिसमें जल और H2SO4 होता है, उसकी उपस्थिति के अंदर कणों को जल और H2O के अंदर अवशोषित करके या दिशोषित करके पृथक कर दिया जाता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपण या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसमें एरोसोल कणों से को कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक द्वारा ऋणावेशित कणों का स्कंदन किया जाता है। इसमें स्थिर विद्युत अवक्षेपण का मतलब है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर या फिर जो ताप विद्युत गृह हैं, जिसके अंदर कार्बन के पार्टिकल या धुआं के रूप में कार्बन पार्टिकल बाहर निकलते हैं, उन कार्बन पार्टिकलों को बड़ी सी चिमनी के अंदर से होकर गुजारा जाता है और कार्बन पार्टिकल के ऊपर निश्चित प्रकार के आवेश होते हैं। तो उस आवेश के आधार पर हम उस चिमनी के अंदर धन और ऋण इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें उच्च विभव उत्पन्न करते हैं। उस उच्च विभव की उपस्थिति में ये कार्बन कण उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर निरावेशित हो जाएंगे और निरावेशित होकर के ये कार्बन कण एकत्रित होकर नीचे बैठ जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर इनका हम उस वायुमंडल में प्रदूषक को पहुंचने से पहले पृथक्करण कर देते हैं और उसके अंदर हम उपयोग करते हैं कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का, जिसके अंदर विद्युत विभव द्वारा आयनित कणों को वायुमंडल में जाने से रोका जाता है, जिससे प्राप्त स्कंदन के बाद में जो प्राप्त होगा उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट है या थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर फ्लाई ऐश निर्मित होती है, वो इस तरीके से ही स्कंदित की जाती है। धूम कोहरा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको अलग से प्रश्न पूछा जाता है। धूम कोहरा क्या है, कितने प्रकार का है, किन किन नामों से प्रदर्शित किया जाता है, उसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं धूम कोहरा वास्तव में क्या है, जो दो चीज़ों से मिलकर बना है,
धूम्र और कोहरे से मिलकर के अर्थात स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है, उसी को हम नाम देते हैं स्मोग। यहाँ पर SMO यहाँ से लिया गया है और G यहाँ से लेकर के प्रदर्शित कर दिया गया स्मोग। स्मोक प्लस फॉग को सम्मिलित रूप से स्मॉग कहते हैं, जिसका हिंदी नाम है धूम कोहरा। धूम्र और कोहरा इसको मिला करके धूम कोहरा बनता है। इसमें दो प्रकार का धूम कोहरा है, एक है अपचायक धूम कोहरा और दूसरा है ऑक्सीकारक धूम कोहरा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, उनके अंदर जो घटक हैं या कण हैं उन कणों की प्रकृति के आधार पर इनका नामकरण किया है। अगर इनमें ऐसे कण हैं जो कि अपचायक प्रकृति के हैं या किसी अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तो उसको अपचायक स्मोग कहते हैं, और ऑक्सीकारक कण करते हैं तो उनको हम ऑक्सीकारक स्मोग कहते हैं। तो पहला है अपचायक स्मोग, इसी को हम सल्फ्यूरस स्मोग कहते हैं। सल्फ्यूरस का मतलब H2SO4 SO3। सल्फ्यूरस SO2 के कारण जल से अभिक्रिया करके H2SO3 बनता है, उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम सल्फ्यूरस स्मोग कहते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम, सर्वप्रथम इसे लंदन के अंदर सबसे पहले ट्रेस किया गया था, इसलिए इसको लंदन स्मोग के नाम से भी दर्शाते हैं, या इसको क्लासिकल स्मोग या चिरसम्मत स्मोग भी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखना, अपचायक स्मोग, सल्फ्यूरस स्मोग, लंदन स्मोग या चिरसम्मत स्मोग के रूप से इसको प्रदर्शित करते हैं। यह उच्च नमी, निम्न ताप तथा SO2 के मिश्रण से बनता। अब ध्यान रखना, अपचायक स्मोग किससे बनेगा? एक तो उस जगह पर निर्मित होगा जहां पर नमी अधिकम है, दूसरा ताप कम है और वायुमंडल में SO2 अधिकम में है। तो इन तीनों के मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड, निम्न ताप और नमी अर्थात H2, इन तीनों की उपस्थिति के अंदर ये स्मोग बनता है। चूँकि लंदन में ये परिस्थितियां है इसलिए वहाँ पर ये स्मोग बनता है, क्योंकि लंदन सामान्यतः ये भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है, ऐसी स्थिति में वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पर इस तरह का अपचायक स्मोग बनता है और इसी को हम लंदन स्मोग के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी वजह से क्या प्रक्रिया होती है या क्या प्रभाव होता है? श्वसन समस्याएं उत्पन्न होती है इस स्मोग की वजह से, जिसमें ब्रोंकाइटिस सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात जो फेफड़ों के अंदर होने वाली बीमारी है वो उत्पन्न होती है। सूर्य ये कब उत्पन्न होता है, ये टाइमिंग भी आपको ध्यान रखना है। ये स्मोग सूर्य से पूर्व अर्थात सूर्योदय से पूर्व प्रक्रिया में, और दूसरा है सूर्योदय के तत्काल पश्चात इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। अर्थात सूर्य उगने से पहले और सूर्य उगने के तत्काल बाद की प्रक्रिया के अंदर यह स्मोग अत्यधिक मात्रा में बनता है और इसका प्रभाव भी अत्यधिक होता है। और इसमें आपके ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस स्मोग के अंदर SO2 अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है और कार्बन इसके अंदर कार्बन कणों के रूप में उपस्थित होता है। ये दोनों ही इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट के रूप में होते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण यह अपचायक प्रकृति दर्शाता है। तो SO2 के कारण अपचायक स्मोग और कार्बन के कारण ये अपचायक स्मोग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्यान रखना है, अपचायक स्मोग अपचायक प्रकृति का क्यों है? क्योंकि इसमें SO2 है, स्वतंत्र कार्बन कण है और उसी के कारण ये अपचायक प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड टाइप का स्मोग। पहला था अपचायक स्मोग, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक स्मोग। अपचायक स्मोग SO2 और कार्बन के कारण है, और ये जो ऑक्सीकारक स्मोग है ये वास्तव में क्लोरीन की उपस्थिति के कारण और ओजोन की उपस्थिति के कारण अपचायक ऑक्सीकारक प्रकृति दर्शाता है, इसलिए इसको ऑक्सीकारक स्मोग कहते हैं। ऑक्सीकारक स्मोग का अन्य नाम है लॉस एंजल्स स्मोग। लॉस एंजल जगह का नाम है, वहाँ पर ये सर्वप्रथम ट्रेस हुआ था, इसलिए इसका नाम लॉस एंजल्स स्मोग कहा जाता है। और इसी का तीसरा नाम है प्रकाश रासायनिक स्मोग या फोटोकेमिकल स्मोग भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना, फोटोकेमिकल स्मोग, इसी को हम ऑक्सीकारक और लॉस एंजल्स स्मोग या LA स्मोग के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये नाम ध्यान रखना, LA लॉस एंजल्स स्मोग जगह के नाम पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे पहले लंदन स्मोग, तो अपचायक स्मोग लंदन स्मोग कहलाता है, ऑक्सीकारक स्मोग लॉस एंजल्स स्मोग कहलाता है। प्रकाश, NO2 और हाइड्रोकार्बन, इन तीनों के मिश्रण के रूप में उत्पन्न होता है। अगर वायुमंडल के अंदर
प्रकाश आधिक्य में है, उच्च ताप है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में उपस्थित है और हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। तो इन तीनों के द्वारा ये स्मोग उत्पन्न होता है। और चूंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर अधिक होता है, वायुमंडलीय ताप अधिक होता है, उस समय उत्पन्न होता है। तो पहले लंदन स्मोग है, निम्न ताप पर उत्पन्न होता है, कम ताप पर उत्पन्न होता है, जबकि ये है उच्च ताप होता है तभी उत्पन्न होता है। इसमें NO2 और O3 के कारण ये ऑक्सीकारक प्रकृति दर्शाता है। बहुत ध्यान रखना, पहले SO2 और कार्बन के कारण अपचायक प्रकृति दर्शाता था, अपचायक स्मोग। तो ये ऑक्सीकारक स्मोग ऑक्सीकारक प्रकृति क्यों दर्शा रहा है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और ओजोन उपस्थित हैं, ये दोनों ऑक्सीकारक प्रकृति के हैं, इसलिए ये स्मोग ऑक्सीकारक स्मोग कहलाता है। तो ये आपके दोनों नाम ध्यान रखने। इसके अलावा इसमें इस स्मोग के अंदर PAN वापस आया है, जिसका पूरा नाम आपको ध्यान ही है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इस स्मोग के अंदर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन तथा ओजोन गैस भी बनती है और ये वायुमंडल के अंदर घातक प्रदूषक उत्पन्न करती है, जिसमें ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड और कीटोन ये तीनों ही द्वितीयक प्रदूषक हैं। और उच्च ताप की उपस्थिति के अंदर हाइड्रोकार्बन, NO2 प्रकाश की उपस्थिति में ये अन्य उत्पाद बनते हैं जो कि द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में रखे गए हैं। इसका मतलब ऑक्सीकारक स्मोग के अंदर द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, जबकि अपचायक स्मोग के अंदर प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। यह वास्तविक स्मोग नहीं है, ये भी ध्यान रखना। स्मोग के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, स्मोक और फॉग होना चाहिए, धूम्र होना चाहिए और कोहरा भी होना चाहिए, लेकिन इसमें चूंकि दोनों नहीं है इसलिए इसको नाम दिया गया है वास्तविक स्मोग नहीं है। इसलिए इसको हम सामान्य स्मोग नहीं कहते, केवल ऑक्सीकारक प्रकृति का प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीकारक स्मोग वास्तविक स्मोग नहीं है, जबकि अपचायक स्मोग वास्तविक स्मोग है। पीले रंग के बादल के रूप में शहरों में दिन के समय आसमान के अंदर निर्मित होता है। पीला रंग आपको ध्यान रखना है, NO2 अगर उपस्थित होगी तो जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर नाइट्रोजन यदि निर्मित हो रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पर दिन के समय आसमान के अंदर पीले रंग के जो बादल उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम ऑक्सीकारक स्मोग या लॉस एंजल्स स्मोग या फोटोकेमिकल स्मोग के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं ध्यान रखना, ऑक्सीकारक स्मोग, अपचायक स्मोग। ऑक्सीकारक किसकी वजह से है? NO2 और O3 की वजह से। अपचायक स्मोग किसकी वजह से अपचायक है? तो SO2 कार्बन के कारण। ये नाम ध्यान रखना, एक में प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि ऑक्सीकारक स्मोग के अंदर द्वितीयक प्रदूषक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इस प्रदूषक के कारण या प्रकाश रासायनिक स्मोग या ऑक्सीकारक स्मोग के द्वारा श्वसन की अत्यधिक बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से एक तो मूल तो श्वसन की बीमारियां उत्पन्न होती है, तथा इसके अलावा ये स्मोग और क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है वो भी आप देखें। तो कपड़ों को का विघटन करता है, टायरों को खराब कर देता है, गाड़ियों के टायर वगैरह जो भी हैं उनको खराब करता है, भवनों को, बाहर के रंग और पेंट को खराब करता है, फसलों को बर्बाद कर देता है, धातुओं को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, उनका ऑक्सीकरण कर देता है। NO2 अवशोषक पादप लगा करके हम इसको कम कर सकते हैं, चूंकि प्रकाश रासायनिक स्मोग NO2 के आधिक्य के कारण और ओजोन के आधिक्य के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यदि ऐसे पादप लगाए जाएं जो NO2 का अवशोषण करते हैं तो हम इस स्मोग को नियंत्रित कर सकते हैं। पादपों के नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने, कौन कौन से हैं देखिए। पहला है क्वेरकस, कौन सा है? क्वेरकस। सेकंड है पाइनस, तीसरा है विटिस पादप। ठीक है, तो QPV के रूप में हम इसको याद रख सकते हैं, क्वेरकस, दूसरा P से पाइनस और तीसरा है विटिस पादप। तो QPV के रूप में हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये तीनों पादप NO2 को अवशोषित करते हैं, इसीलिए जहाँ पर ये प्रदूषण फैलता है या ये स्मोग बनता है जो कि वास्तविक नहीं है, फोटोकेमिकल स्मोग है, वहाँ पर अगर इन पादपों को लगाया जाए तो ये NO2 को ग्रहण करके इस स्मोग को नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके अलावा अगला पार्ट है अम्लीय वर्षा। एक अतिरिक्त आपको सूचना के रूप में यहाँ लिया है अम्लीय वर्षा, जिसका पीएच 5.6 से कम होता है, इसलिए इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसमें होता क्या क्या है, अम्लीय वर्षा किस कारण से उत्पन्न हो रही है, ये अतिरिक्त सूचना है, ध्यान रखना, इसका पार्ट नहीं है। तो अम्लीय वर्षा में पीएच 5.6 से कम हो, अगर बरसात जो आसमान से गिर रही है उस पानी के अंदर पीएच यदि 5.6 से कम है तो उसे हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। किस कारण हो रही है, अम्लीय वर्षा में कौन से घटक हैं, तो अम्लीय वर्षा में HCl होता है, NO2 उपस्थित होती है, SO2 उपस्थित होती है, जिसकी वजह से जल से अभिक्रिया करके HCl का जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन और HNO3 का जलीय विलयन, ये वायु से जल के साथ में ये अम्ल गिरते हैं, इसलिए इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसी से इसका पीएच घटकर 5.6 से भी नीचे चला जाता है। शुष्क व नम्न निक्षेपण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो जो अम्लीय वर्षा है ये कई बार सूक्ष्म बूंदों के रूप में या आपके शुष्क बूंदों के रूप में भी हो सकती है, जिसमें H2SO4 शुद्ध हो सकता है, HNO3 शुद्ध हो सकता है, या इसके ऑक्साइड हो सकते हैं जो कि कणों के साथ जुड़ करके कई बार पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, जो हवा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, जो कि श्वसन के माध्यम से फेफड़ों को खराब करते हैं। या फिर ये नम निक्षेपण के रूप में भी पृथ्वी पर पहुंचते हैं। नम निक्षेपण का मतलब है कि वायु के अंदर जो नमी है उस नमी को लेकर के ये ओस की बूंदों के रूप में या बरसात के समय पानी में घुल करके ये नम निक्षेपण के रूप में भी पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो ये जो अम्लीय वर्षा के ये घटक हैं ये सूखे घटक के रूप में और गीले निक्षेपण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा के कारण ये प्रक्रिया उत्पन्न होती है और इसे नाम दिया गया क्लोरोसिस। तो अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल है उसका क्षय हो जाता है। क्लोरोफिल के क्षय होने से पौधे की पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं या हरा रंग है वो उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोरोसिस कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा में पौधे की पत्तियों के हरे रंग में हरा रंग परिवर्तित होकर पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, किसी अन्य रंग में बदल जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोरोसिस कहते हैं और क्लोरोसिस अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न होती है या फोटोकेमिकल स्मोक के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है ओजोन क्षय की प्रक्रिया। ओजोन क्षय की प्रक्रिया भी वायुमंडलीय प्रदूषण का ही प्रभाव है। ओजोन परत वास्तव में पृथ्वी से जो पहला शोभ मंडल है उस शोभ मंडल के जस्ट ऊपर का जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा अधिकी में होती है और इसीलिए उस समताप मंडल को ही हम ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल वायुमंडल के अंदर उपस्थित यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर उसको पहुंचने नहीं देती है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन को ये बढ़ाती है या जीवन को सुरक्षित करती है। इसलिए ओजोन परत वायुमंडल के अंदर बनी होना बहुत महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करने के कारण यह महत्वपूर्ण भी है। ऐसी स्थिति में यदि प्रदूषण के कारण ओजोन के मात्रा में कमी हो जाती है तो इसी को हम ओजोन क्षय कहते हैं। तो जो प्रदूषक यहाँ पर है, वायु प्रदूषक हैं, वो यदि हवा में फैलते हुए कहाँ तक पहुँच जाए, समताप मंडल या ओजोन परत तक पहुँच जाए और ओजोन परत का विघटन करने लग जाए, तो ओजोन परत के विघटन की प्रक्रिया प्रदूषकों के कारण यदि होती है तो उसी को हम ओजोन क्षय कहते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओजोन क्षय की। ओजोन क्षय या ओजोन डिप्लीशन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम ध्यान रखना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित मूलक कौन कौन से? CFC और NO2 के द्वारा उत्पन्न मूलकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मूलक और नाइट्रोसिल मूलक, ये तीन मूलक ओजोन क्षय के मुख्य घटक के रूप में निर्मित होते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप में, ध्यान रखना, ओजोन क्षय के अंदर अंटार्कटिक महाद्वीप में या अंटार्कटिक महाद्वीप के वायुमंडल में ये मूलक स्थायी यौगिक में नहीं बदलते हैं, अर्थात ये लगातार बने रहते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है या पृथ्वी से इनकी दूरी कम है, वहाँ पर जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर जो ओजोन परत है वो थोड़ी नीचे पृथ्वी के नज़दीक हो जाती है और ऐसी स्थिति में उच्च दाब उत्पन्न होता है और वहाँ पर ये जो मूलक हैं
ये मूलक नष्ट नहीं होते हैं, बने रहते हैं, और ऐसी स्थिति में ओजोन का क्षय लगातार होता रहता है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के वायुमंडल में ये मूलक Cl, CuNO मूलक स्थायी यौगिक में नहीं बदलते हैं, अतः इनकी श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन लगातार चलती रहती है, और इस चेन रिएक्शन में ओजोन का विघटन लगातार होता है। और जब ओजोन का विघटन अत्यधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर ओजोन छिद्र भी निर्मित होता है। तो सामान्यतः ये छिद्र कहाँ बनता है? अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर के वायुमंडल के अंदर ओजोन छिद्र निर्मित होता है। क्यों होता है उसकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर ध्यान रखना। ओजोन क्षय क्यों हो रहा है अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर? तो उसका कारण है यहाँ पर PSC, पूरा नाम ध्यान रखना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ध्रुवों पर स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है जो पृथ्वी से पहली जो परत है, वो पहली परत ही स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। तो यहाँ पर ध्रुवों पर जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं या जो बादल बनते हैं, उन बादलों के कारण जो कि प्रबल घातक होते हैं। कौन से बादल? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, शुभ मंडलीय जो बादल हैं, वो प्रबल घातक होते हैं, जिनमें HNO3, H2O या नमी और बर्फ, ये तीनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके Cl2 बनाते हैं, HClO बनाते हैं, HCl बनाते हैं, ClONO2 बनाते हैं, जो कि ओजोन को समाप्त करने का या ख़त्म करने का काम करती है। तो ध्रुवों पर PSC, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। इन क्लाउड के अंदर HNO3, H2O और बर्फ की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन बनती है, HClO बनता है, HCl बनती है, ClONO2 आदि मुक्त मूलक युक्त संरचनाएं या अपघटक बनते हैं, जो कि द्वितीयक प्रदूषक हैं, और ये प्रदूषक ही ओजोन के साम्य को प्रभावित करते हैं या ओजोन को विघटित करते हैं या समाप्त कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो बादल हैं, ये क्या करते हैं? बाहर से जो भी ओजोन है उसको यहाँ पर नहीं पहुँचने देते हैं, अर्थात ध्रुवों पर नहीं पहुँचने देते। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितनी भी ओजोन है, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के कारण बाहर से ओजोन तो नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर जो ये मूलक हैं, ये मूलक इस ओजोन को लगातार ख़त्म करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस ध्रुव या उस जगह के चारों ओर या एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर ओजोन कंप्लीट रूप से नष्ट हो जाती है, और इसी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और ये छिद्र कहाँ पर बनता है, ये ध्यान रखना, अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर निर्मित होता है। ध्रुवीय चक्रवात के कारण, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, इनके ध्रुवीय चक्रवात के कारण बाह्य ओजोन भीतर प्रवेश नहीं कर पाती, और जिसके कारण इसमें छिद्र निर्मित हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ओजोन की परत का अपघटन या क्षय तो पूरे वायुमंडल में हो रहा है। किसकी वजह से? मूलकों की वजह से। लेकिन अंटार्कटिक महाद्वीप जो है, उसके ऊपर के वायुमंडल के अंदर PSC के कारण ओजोन का विघटन कंप्लीट रूप से हो जाता है, और वहाँ पर ओजोन छिद्र निर्मित होते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो उनके स्रोत क्या हैं, किस तरीके से आते हैं। तो वायु को संदूषित या प्रदूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं, जिसमें प्राकृतिक स्रोत के प्रदूषकों के अंदर ज्वालामुखी की राख है। कहाँ से आते हैं? उसमें ज्वालामुखी की राख, धूल कण, आंधी या धुआं, वनों में लगने वाली आग, उसकी आग से जो धुआं उत्पन्न होता है, वो सभी प्राकृतिक स्रोत के रूप में प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक प्रक्रियाओं के द्वारा फैक्ट्री का वेस्ट, कचरा, धुआं, विद्युत संयंत्र से उत्पन्न धुआं, स्वचालित वाहन के निर्वातक से निकलने वाला धुआं, या जलावन, लकड़ी को जलाने से, उपलों के जलाने से, कंडे वगैरह उनको जलाने से निकलने वाला धुआं, ये सभी कणीय प्रदूषक हैं जो मानव निर्मित हैं, और दूसरा प्राकृतिक रूप से भी निर्मित हैं, और इनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। संदूषक वापस आ गए हैं, पर संदूषक प्रक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वाहनों के दहन इंजन से निकलने वाले धुएं में CO, CO2, NO2 होती है, जो पेट्रोल व डीजल के अपूर्ण दहन से बनती है। CO एक विषैली गैस है, इसकी प्रकृति आपको ध्यान रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो कि
CO2 से लगभग 500 गुना ज़्यादा घातक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 500 गुना अधिक घातक है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है। जब भी हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बंध की तुलना में 500 गुना अधिक मजबूत बंध बनता है, और ऐसी स्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड से 500 गुना अधिक घातक होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो कि HbO2 से लगभग 300 गुना अधिक स्थायी। HbO2 का मतलब है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना अधिक स्थायी है। ऐसी स्थिति के अंदर एक बार यदि हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है तो यह ऑक्सीजन वहन की क्षमता को खत्म कर देता है। तो चूंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, CO से भी जुड़ सकता है, लेकिन CO से जुड़ते कि एक तो स्थायी अधिक है, और अधिक स्थायी होने के कारण CO जुड़ गई है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अब विघटित नहीं होगा, स्थायी रूप से बना रहेगा। और अगर स्थायी रूप से बना हुआ है तो यह ऑक्सीजन ले जाने की जो हीमोग्लोबिन की क्षमता है उसको खत्म कर देता है या कम कर देता है, और इसी ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी के कारण ही यह घातक प्रभाव उत्पन्न करता है। और प्रक्रिया ध्यान रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड से 500 गुना अधिक स्थायी प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, अधिक घातक होता है। और ये हीमोग्लोबिन NO लगभग इससे 1700 गुना अधिक होता है, लेकिन NO वायुमंडल में बहुत कम मात्रा बनती है। नाइट्रोसिल या नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर हीमोग्लोबिन नाइट्रिक ऑक्साइड के संपर्क में आ जाए, कहीं पर भी यदि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और यदि इनहेल कर दिया जाता है तो ये भी रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ करके नाइट्रोसिल हीमोग्लोबिन बनाता है, जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन नाइट्रोसिल हीमोग्लोबिन लगभग 1700 गुना अधिक स्थायी है। तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्थायी हो गया HbNO, दूसरे नंबर पर आता है HbCO, तीसरे नंबर पर आता है HbO2 और चौथे नंबर पर आता है HbCO2। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन में HbCO2 और HbO2 तो सामान्य प्रक्रिया के अंदर वायु या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन उपयोग में लिया जाता है, जबकि ये दोनों घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक बार बन गए हैं तो ये सामान्यतः ऑक्सीजन वहन क्षमता को खत्म कर देते हैं, इसलिए ये घातक प्रभाव दर्शाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड भी कणीय प्रदूषक के रूप में है, जिसमें पेट्रोलियम परिष्करण से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लाई ऐश, कणीय प्रदूषक, धातु, कार्बन, लवण आदि ऑक्साइडों के रूप में उत्पन्न होते हैं। ताजमहल के संगमरमर, जिसका कि फार्मूला आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, का अम्लीय वर्षा द्वारा संक्षारण हो रहा है, जिसका मूल स्रोत क्या है? मथुरा तेल रिफाइनरी है। उसकी वजह से ये उत्पन्न होने वाली सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस ताजमहल की सुंदरता को प्रभावित कर रहे हैं, तथा कुछ वाहनों से उत्पन्न नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी इस ताजमहल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है। सल्फर उनके यौगिकों से अभिक्रिया करके अन्य यौगिकों में इसको परिवर्तित कर देते हैं, जो कि इसकी सुंदरता को घटा रहे हैं या प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सीसा रहित पेट्रोल, CNG, LPG के उपयोग द्वारा भी हम इसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट का मूल कारक कौन सा है? CO2, वो भी आपको ध्यान रखना है। ताप में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी इस कहा जाता है। तो ये पौध घर प्रभाव ऐसे अलग से हम डिटेल में लेंगे, वो भी अपने पढ़ना है। जबकि सीसा रहित पेट्रोल, CNG, LPG के उपयोग द्वारा भी हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। वायु के औसत ताप में वृद्धि को हम विश्वोष्णन या वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी का एक अनुबंध है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और फिर अंत में है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। उनमें पहला है जनसंख्या वृद्धि, नाम याद रखने। दूसरा अग्नि व उत्खनन ईंधनों का जलना, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले उद्गार, तीव्र औद्योगिकरण, कृषि संबंधित उत्पाद या उसमें प्रक्रियाएं वायु प्रदूषण के नियंत्रण को
हम किस तरीके से नियंत्रित करें, तो उसमें पहला है वाहनों में CNG और LPG का उपयोग किया जाए जो कि कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। घरों के लकड़ी व उपलों के स्थान पर LPG का उपयोग किया जाए, जैसे उज्ज्वला योजना के अंदर हम घरों के अंदर जो चूल्हे वगैरह जलते थे उसकी जगह गैस सप्लाई करते हैं, और उस LPG के कारण वायुमंडल के अंदर जो भी धूम्र से होने वाली बीमारियां हैं वो कम हो गई हैं, प्रदूषक को नियंत्रित किया गया है। पटाखों का बहिष्करण किया जाए, तब भी वास्तव में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हम वैकल्पिक ईंधन जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जल ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, तो भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल दे तो वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, क्योंकि वायुमंडल में घातक जो गैसें हैं या कणीय प्रदूषक हैं उनको ये पौधे अवशोषित करके वहाँ से पृथक कर सकते हैं। कंपोस्ट का निर्माण करके भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ तक की प्रक्रिया वायु प्रदूषण की कंप्लीट प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो पहला प्रदूषण जो कि वायु प्रदूषण, जो कि सबसे बड़े प्रदूषण के रूप में, घातक प्रदूषण के रूप में था, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में फिर इनका नियंत्रण कैसे किया जाता है उसकी बात होगी। तो इसके साथ ही ये टॉपिक जो कि कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू सो मच।